शुभ संध्या सभी को। और आज हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक विषय है वर्णमाला। और हम पहले एक प्रत्यय टॉपिक किया था, तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें हम भाषा के सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है वर्ण। देखिए, जिस प्रकार से एक घर की नींव जो होती है, उसी प्रकार से भाषा की जो नींव का जो काम करती है वो करती है वर्णमाला। किसी भी भाषा में हो, चाहे ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, अंग्रेजी भाषा हो, पंजाबी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा है उसकी अपनी वर्णमाला होती है, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं। तो हम हिंदी की तरफ से हम जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक वर्णमाला है, तो उसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो पहली तो बात यही है कि वर्णमाला क्या होती है। देखिए, इससे ही समझेंगे हम आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा इसी से ही समझेंगे कि वर्णमाला है क्या चीज़। तो वर्णमाला, देखो, हम कोई किताबी परिभाषा पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। किताबी परिभाषा तो रटनी पड़ेगी, नहीं तो वो हम काम नहीं करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं वर्णमाला। आसान शब्दों में हम समझेंगे वर्णों की माला। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। अब इतनी तो बिल्कुल आसानी से हमें समझ आ जाएगी। तो ये हम याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है। याद की हुई भूल जाते हैं, कितनी कितनी किताबें पढ़ लेते हैं, सारी भूल जाते हैं, लेकिन हम सीखते हैं तो वो भूलते नहीं है। हम सीखेंगे कि है क्या चीज़ विशेष तौर पर। तो वर्णों की माला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसकी जगह पर कई बार दूसरा शब्द भी यूज किया जाता है हिंदी भाषा में, वो मिलेगा आप लोगों को वर्ण व्यवस्था। अब ये तो वर्ण व्यवस्था बात करें इसकी, इसका क्या मतलब है, सेम ही मीनिंग है। व्यवस्था का मतलब सिर्फ क्या होता है, कर्म। व्यवस्था आप सभी जानते हैं, व्यवस्था मतलब कर्म के अनुसार लगाना, उसी को क्या कहते हैं, व्यवस्था है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि व्यवस्था हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि सारा का सारा इंतजाम हो गया, कर्म में सब कुछ लग गया। कोई भी चीज़ है, चाहे घर में भी है, व्यवस्था बना के रखते हैं, मतलब सब चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखी गई है। वर्ण व्यवस्था में भी यही काम है। वर्ण व्यवस्था में क्या काम है कि वर्णों का एक निश्चित कर्म में लगाया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था। वर्णों का कर्म क्या कहेंगे इसको, वर्णों का निश्चित कर्म। यानी कि आगे पीछे आ कहीं पर, फिर उसके बाद ई, कभी क, ये नहीं, वो निश्चित नहीं है। हम कहेंगे वर्णों का जो एक निश्चित कर्म होता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और ऐसे ही वर्णमाला में भी है कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह। ये किताबी भाषा है, लेकिन हम उसको नहीं समझेंगे, हम अपने शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। वर्णों की माला को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे हम मंदिर की बात करते हैं या फिर किसी और भी कोई भी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर माला की जो प्रचलन है, माला का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फूलों को एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी वो एक सुंदर माला बनती है। इसी प्रकार से वर्णों का भी एक कर्म है, निश्चित कर्म है, आगे पीछे नहीं, निश्चित कर्म की बात करते हैं हम। उनको एक के ऊपर एक के बाद एक लगाते चले जाते हैं कर्म के अनुसार, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो इस तरीके से आसान भाषा में जो समझेंगे, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या होते हैं। देखिए, आप सभी जानते ही हैं। तो वर्णमाला में इसको दो भागों में बांटकर हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, आप जानते ही हैं, 11।
व्यंजन के बारे में यदि बात की जाए तो व्यंजन जो है, कोई पूछे आपसे कि व्यंजन, मूल व्यंजन, अब ये मूल क्या है, और इसके अलावा जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन को आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको दो तरीके से बांट लेंगे, मूल व्यंजन, कोर व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन इन्हीं से ही मिलकर बनते हैं मूल व्यंजन से, इसीलिए वो अलग है। मूल व्यंजन की यदि बात की जाए तो वो होते हैं 33, और संयुक्त व्यंजन की जो बात की जाए तो वो होते हैं 4। इसी क्रम में हम इस सारे के सारे वर्णों को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर, स्वर को यदि कोई एक शब्द में आपसे पूछे, बात है कि भाई कोई इतना छोटा आंसर चाहे कि बस एक ही शब्द में बता दे, तो कोई पूछे स्वर होते क्या हैं, तो स्वर को हम बोल सकते हैं कि भाई स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। क्या होती हैं? स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां होती है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्र मतलब होता है आजाद, मुक्त, फ्री। इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इनका अपना उच्चारण है। इनको बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र ध्वनियां कहते हैं और स्वर बोलते हैं। डेफिनेशन की यदि बात करें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, स्वर मतलब वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, उच्चारण मतलब बोलने में, उच्चारण करने में, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, न लेनी पड़े, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखते हैं ये 11 कौन कौन से हैं। देखिए यही लिख लेते हैं स्वर, यहां से लिखते हैं। तो स्वर है अ, स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। यहां तक, ऐसे यहां तक ही इनको गिना जाता है। इसको गलत नहीं बोलना, ये जो है ना ए नहीं है, ए ये हरियाणा वाले जो है ना, हरियाणा वाले गलत बोलते हैं इसको, मोस्टली हरियाणा वाले या फिर राजस्थान वाले भी गलत ही बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं। ए नहीं है ये, बेसिकली इसका अपना उच्चारण है, बिगाड़ दिया गया इसका, इसको ए ही बोलते हैं। ए कहीं है ही नहीं, हिंदी में ए है ही नहीं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ए ही नहीं है बस। तो इसका जो क्या उच्चारण है, इसका उच्चारण है अ, इसका है अ, सही उच्चारण है इसका अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। यहाँ पर हम छोटे बच्चों को है ना, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। और वो बेचारे फिर क्या करते हैं, वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, चाहे वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक चले जाओ, उनको यही पहचान बनती कि भाई ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं, इस तरीके से नहीं। उनको शुरू से ही हमने सीखना है, शुरू से ही, कि ये इसके उच्चारण में अंतर है। ये है ई, ये ई थोड़ी लंबी है, इसकी ध्वनि थोड़ी लंबी है, तो इस तरीके से बोलेंगे ई, ई, उ, ऊ, रि, ए,
आई ओ औ, ये हो गए स्वर। अब गिनते हैं इनको। हमने पहले ही लिखा था कि 11 हैं, लेकिन जब हम पूरी वर्णमाला लिखते हैं ना, पूरी वर्णमाला लिखते हैं तो 2 और लिखते हैं इन्हीं के पीछे, और 2 जो लिखे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो, स्वर हमने लिखे थे 11। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 हो गए। लेकिन हिंदी में जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में, तो इनके पीछे ये और लगा देते हैं अंग और अ। तो इनका जो है ना, इनका अपना अलग, स्वरों से अलग इनको नाम दिया गया है, जो नाम है अयोगवा। इनको अयोगवा बोलते हैं। मतलब ये स्वर नहीं है, नहीं है, ये स्वर नहीं है, सिर्फ स्वर इनको ढोते हैं। जैसे हम कुछ सामान बिना वजह से ही साथ में कैरी करके रखते हैं, तो ऐसे ही स्वरों के द्वारा इन दोनों को ढोया जाता है। इनके पीछे लगा के रख देते हैं कर्म बनाने के लिए, लेकिन ये स्वर नहीं है। तो अयोगवा होते क्या है, अब बात करते हैं इसकी। अयोगवा न तो स्वर होते हैं, न तो स्वर होते हैं, और न ही व्यंजन होते हैं। देखो, अलग नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है कि अयोगवा, जो ना तो स्वर में काउंट कर किए जाते, गिने जाते, न ही व्यंजन में गिने जाते, उसका जो अलग नाम दे दिया अयोगवा। हम इसके इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। अ प्लस योग प्लस वा, अयोगवा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अ को जोड़कर साथ बोले जाते हैं, अ को जोड़कर साथ बोले जाते हैं, उसको अयोगवाह बोले जाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। न तो स्वर होते हैं, न ही व्यंजन होते हैं। जो न स्वर है न व्यंजन है, उनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 2 ही ऐसे वर्ण हैं जिनको अयोगवाह का नाम दिया गया। अब बात करते हैं, टॉपिक ये अयोगवाह यही खत्म नहीं होता है। सर ये स्वर क्यों नहीं है? स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हमने अभी अभी जाना था, स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, अर्थात इनको बोलने में किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें तो आप साउंड चेक करेंगे तो आप ध्यान दे पाएंगे कि इसमें लास्ट में ग का भी उच्चारण होता है, अंग। अंग, ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से उच्चारित कर रहे हैं, अंग प्लस ग। ग की आवाज आती है, और ग क्या होता है, ग क्या होता है, व्यंजन होता है। तो ये तो डेफिनेशन, स्वर तो है नहीं। इसी प्रकार व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ग से पहले आ गया, ग से पहले आ गया, और आ की साउंड किन में आती है, स्वर में भी आती है। लेकिन वहां भी ये फिट नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ पर भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि व्यंजन में पहले क्या होता है, व्यंजन में पहले व्यंजन वर्ण आएगा, पहले व्यंजन वर्ण आता है और उसमें फिर स्वर जुड़ता है। ये व्यंजन वर्ण है, तब जाके ग बनता है, तब जाकर ग बनता है। व्यंजन, व्यंजन वर्ण, अर्ध व्यंजन वर्ण, फिर उसमें आ जुड़ेगा, पूरा ग बनता है। यहाँ क्या हो गया है, यहाँ क्या हो गया है, यहाँ पर उल्टा हो गया। क्या होगा, व्यंजन बाद में, व्यंजन की ध्वनि बाद में आ रही है और स्वर पहले चला गया। तो इस नियम को भी फॉलो नहीं कर रहा है,
इसलिए ये व्यंजन में भी नहीं बनता। ऊपर स्वर वाली बात थी, स्वर में क्या होता है, स्वर की हमने जान रखी है, स्वर को बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ ग की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अयोगवा जो होते हैं न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। जो स्वर नहीं होते, व्यंजन नहीं होते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। तो हिंदी में दो ही वर्ण जो है वो अयोगवा है। अब इसको और थोड़ा सा, इनको भी अलग अलग क्रम में रखा है, इनको भी मतलब थोड़ा सा बांट दिया कि भाई यदि देखें कि मात्रा के आधार पर इनको भी अलग अलग भाग में बांट दिया स्वरों को। मात्रा के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं, स्वरों को मात्राओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वो दो कौन से भाग हैं, एक है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ये क्या होते हैं, हर्ष स्वर क्या होते हैं, ये है इन्हीं में से ही, इन्हीं को ही मात्रा के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया कि भाई किसमें कितनी मात्रा है। तो जिसमें थोड़ी मात्रा शामिल है उसको हर्ष स्वर का नाम दे दिया, और जिसमें एक से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है उसको दीर्घ स्वर का नाम दे दिया। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे घर में होता है एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, हर्ष स्वर छोटा, दीर्घ बड़ा। दीर्घ का अर्थ भी बड़ा ही होता है, हिंदी में दीर्घ का मीनिंग जो है बड़ा ही होता है। पहले हम पढ़ेंगे हर्ष स्वर। देखो हर्ष स्वर क्या है कि हर्ष स्वर जो होते हैं उनको उच्चारित करने में बिल्कुल कम समय लगता है। कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड। जैसे हम बोल के देखते हैं तब हमें समझ आया कितना समय लगा। हमने बोला अब इसमें कितना समय लगा, हार्डली मुश्किल से 1 सेकंड लगी है। ऐसे ही दूसरा जो स्वर है हम इसमें देखते हैं ई, इसमें कितना समय लग गया, इसमें भी 1 सेकंड। दूसरा जो स्वर है इससे दूसरा वो है उप, अब उप में कितना टाइम लग गया, इसमें भी 1 सेकंड। ऐसे ही री में भी 1 सेकंड, मतलब ना के बराबर समय लग रहा है समय, लेकिन बिल्कुल थोड़े का भी थोड़ा समय, 1 सेकंड तक इसमें समय लग रहा है। तो हर्ष स्वर जिनको उच्चारण करने में बिल्कुल कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर बोलते हैं। संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो संख्या हो गई 4, इनकी संख्या 4 होती है। अब इधर चलते हैं दीर्घ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, दीर्घ का मतलब होता है हिंदी में बड़ा, इसलिए इनको बड़े स्वर बोलते हैं। इनसे ज्यादा समय लगता है इनको बोलने में। दीर्घ स्वर की यदि परिभाषा बोली जाए, दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर तो बोलेंगे जिनको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे, इनसे ज्यादा समय लगेगा बोलने में। जैसे एग्जाम्पल इन्हीं में से ही छाटने हैं, इनसे ज्यादा टाइम कौन से में लगेगा, आ, इसकी कंपैरिजन में तुलना में ज्यादा समय लगा है। आ, तो यहाँ पर आ हो जाएगा दीर्घ स्वर। और ई, बड़ी ई बोलते हैं जिसको, वो ई, ऊ, री तो यहाँ पर आ ही चुका है, अब बच क्या गए, ए, आई, ओ, औ। ये सारे के सारे कितने हो गए, अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लिखे हमने। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। और दो जो बच जाते हैं हम उनकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, यहाँ लिख देते हैं अंग और अ। बॉक्स में अलग से बंद करके रखेंगे इनको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि अयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर के साथ उनको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा स्वर का टॉपिक ये खत्म हो चुका है। स्वर के दो भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रहे, मात्रा के आधार पर
मात्रा के आधार पर हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे अभी कि मात्रा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4 होते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है। और ये दो होते हैं अंग और अ। यहाँ बिंदी आएगी दो विसर्ग की, तो इनको हम लगा देंगे। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और ये अयोवा। बाकी जो टॉपिक बच गया व्यंजन, वो हम कल समझेंगे। आज हम इसको एक पार्ट में समझे हैं, दोनों को अलग अलग समझेंगे तो दोनों को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये हमारा टॉपिक है। कल हम जो व्यंजन बच गया है और व्यंजन को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए जो है गुड नाइट, शुभ रात्रि।